दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6। इसमें हम मार्क्स, लेनिन, माओ तथा अन्य विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में मार्क्स, माओ, लेनिन तथा अन्य विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों, द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन सबसे पहले हीगल के द्वारा किया गया था। और हीगल ने मानव विकास या इतिहास के विकास को दोस्तों वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की वह कृति जिसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। तो ये था इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ। इसमें मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था? तो आप जान लीजिए, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यानी ऐसा समाज जिसमें कोई भी वर्ग न हो, यानी धनिक या निर्धन कोई भी वर्ग न हो, सभी लोग एक समान हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी समिति सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। ये वक्तव्य किसने दिया था? तो दोस्तों, ये कथन कार्ल मार्क्स का है, जो कहता है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। अगला प्रश्न है, मार्क्स राज्य को क्या मानता था? तो उत्तर है वर्ग का हथियार। मार्क्स ने राज्य को वर्ग का हथियार माना है। अगला प्रश्न देखिए, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की वह रचना जिसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। तो ये है 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी 1844 के आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ। इसमें मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादियों का मत क्या है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो उत्तर है, मार्क्सवादियों का मानना है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति जब मनुष्य ने व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना और खेती करना प्रारंभ किया तब से हुई है। यानी मार्क्स का मानना है कि इतिहास में प्रारंभ से ही दो वर्ग रहे हैं, यानी एक वर्ग के पास साधन था, यानी वो साधन संपन्न वर्ग था, और दूसरा वर्ग साधनहीन वर्ग था, जो कि मेहनत मजदूरी लोगों के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करता था। अगला प्रश्न है, मार्क्स अपने चिंतन में दो व्यक्तियों से प्रभावित था, वो कौन थे? तो उत्तर है हीगल और फ्यूरबाख। तो याद रखिएगा, हीगल से उसने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति ग्रहण की और फ्यूरबाख से भौतिकवाद का जो है विचार लिया था। तो याद रखिएगा, मार्क्स अपने जीवन में दो व्यक्तियों से प्रभावित था, हीगल और फ्यूरबाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? तो वर्ष है 1848 में। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है, जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, बल्कि आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। तो ये टिप्पणी कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में एक विचारक हैं आर टक्कर ने किया है कि ये अप्रासंगिक पुस्तक है, जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है, बल्कि आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? तो उत्तर है बुखारिन। दोस्तों, बुखारिन एक विचारक हैं जो पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग के लुप्त हो जाने के मार्क्स के विचार विरुद्ध ये व्यक्त किया था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और जो श्रमजीवी वर्ग है इसकी वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम और पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, ये सभी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। सर्वहारा या श्रमिक वर्ग की तानाशाही, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी जो है लेनिन। हेजीमनी या प्राधान्य का सिद्धांत ग्रामसी और बहुकेंद्रीयता टोग्लियाटी के द्वारा जो है ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पैरेटो द्वारा किया गया वर्णन किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स के। दोस्तों, अभिजात वर्ग या जो हमारा अभिजात वर्ग या जिसको कहा जाए कि एक ऐसा वर्ग जो हमेशा शासन सत्ता की बात करता है और एलीट जो क्लास है उसका स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में जो पैरेटो ने वर्गीकरण किया है वो किस विचारक के द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है? तो ये मार्क्स के द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य को होम फेवर के रूप में किसने कल्पित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। और श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। वो कहता है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि पूंजीपतियों के लिए जो उत्पादन का कार्य है वो श्रम के द्वारा ही संभव हो पाता है और इसीलिए जो श्रमिक वर्ग है वो एक प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग है उसकी सहायता करता है उसके उत्पादन में, पूंजी को बढ़ाने में, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के बुनियादी नियम कौन से हैं? तो उत्तर है परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति और निषेध का निषेध। दोस्तों, ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के बुनियादी नियम हैं। अगला प्रश्न है राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत लिया गया है कहाँ से? तो याद रखिएगा, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से लिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स के लिए आदर्शवादी समाजवादी नहीं है, तो एंजेल्स को कार्ल मार्क्स आदर्शवादी समाजवादी नहीं कहता है, जबकि सेंट साइमन, फोरियर, इन विचारकों को जो है मार्क्स कल्पनावादी या कल्पनालोकी यूटोपियन समाजवादी कहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा कौन मानता है? तो उत्तर है जर्मिनो। दोस्तों, जर्मिनो जो है वो मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित हुआ था किससे? तो उत्तर है हीगल के सामाजिक उद्भव से। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसमें जो द्वंद्वात्मक या डायलेक्टिकल मेथड है वो हीगल से प्रभावित है। हीगल ने सामाजिक उद्भव के बारे में जो विचार दिया है हूबहू उसी को कार्ल मार्क्स ने भी अपनाया है कि किस प्रकार से समाज की प्रगति या विकास होता है, लेकिन हीगल ने जहां आइडिया, प्रत्यय या विचार को प्राथमिकता दी है, वहीं मार्क्स ने पदार्थ यानी
भौतिक पदार्थों को जो है उस पर उसको प्राथमिकता दी है। अगला प्रश्न है, धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत्ति शोषण के स्थान पर इससे बुर्जुआ ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया है। ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन के बारे में भी कार्ल मार्क्स ने टिप्पणी की है और उसने 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक और पतनोन्मुखी कहा है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। किसके लिए? तो उत्तर है मनुष्य की मुक्ति के लिए। तो कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो पूंजीपतियों के विरुद्ध है लगता है, लेकिन वो श्रमिक वर्ग के हितों की बात करता है और उसके अनुसार ये है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तब तक वैध नहीं है जब तक वो मनुष्य की मुक्ति के लिए बल नहीं देती है। अगला प्रश्न है, समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? तो उत्तर है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसकी? तो उत्तर है भौतिक शक्तियों की। तो याद रखिएगा, मार्क्स कहते हैं इतिहास भौतिक शक्तियों का उपज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर विरोधों का सिद्धांत यानी जो है कंट्राडिक्शंस का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो माओ के द्वारा अंतर विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये कथन किसका है? तो ये काटस्की का कथन है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन यानी राज्य और क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो V.I. लेनिन। दोस्तों, लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? तो माओ त्से तुंग ने। माओ ने दोस्तों साम्यवाद को एशियाई फॉर्म में व्यवस्थित किया या अनुकूलित किया था। अगला प्रश्न है, माओ त्से तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये माओ त्से तुंग के द्वारा प्रतिपादित न्यू डेमोक्रेसी का मुख्य लक्षण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है यानी इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो मार्क्स ने ये कहा है कि उसके पहले का जो सारा समाजवादी चिंतन था वो काल्पनिक था और C.L. वेपर ने उसके शब्दों को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि अब तक के समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की है लेकिन उसके लिए कोई भूमि तैयार नहीं की। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने अपना जो चिंतन दिया वो इतिहास और जो उत्पादन की शक्तियां हैं उनके आधार पर व्यवस्थित करके दिया और वो अपने विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा देता है और अपने से पहले जो समाजवादी चिंतन था उसको काल्पनिक या कल्पना लोकी समाजवादी कहता है। अगला प्रश्न है, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, माओ त्से तुंग को। माओ को दोस्तों लोक युद्ध की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और ये कभी प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। ये कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत या इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन थियरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के आधार और अधिरचना यानी बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किस में किया गया है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स द्वारा उसकी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की धारणा का प्रतिपादन किया गया है।
अगला है दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है, तो भौतिक शक्तियों के आधार पर। दोस्तों आप जान लीजिए, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये कथन किसका है? तो मार्क्स के संबंध में या साम्यवाद के संबंध में ये कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो लॉर्ड एक्टन ने। और विचारधारा को भ्रामक चेतना किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों मार्क्स ने विचारधारा को भ्रामक चेतना की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर सबसे पहले किसने बताया? तो एक मार्क्सवादी थिंकर हैं अल्थूजर, इन्होंने तरुण मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई है? तो ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता निष्क्रिय क्रांति को बताया है। अगला प्रश्न है, ये आशंका किस विचारक ने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो ये एक विचारक हैं बाकुनिन, माइकल बाकुनिन। इन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहीं सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही न हो जाए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले माओ ने कृषक वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका पर बल दिया था और उसने मार्क्सवाद को एशियाई रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये है थीसिस ऑन फ्यूरबाख। दोस्तों थीसिस ऑन फ्यूरबाख पुस्तक में मार्क्स ने ये कथन जो है व्यक्त किया है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। दोस्तों मार्क्सवाद से संबंधित है, तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्सवाद ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस प्रकार से वर्णित किया है कि जो एक मजदूर पैदा करता है और जो वास्तव में पाता है, उसके बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य है और इसे पूंजीपति स्वयं हड़प जाता है, वो मजदूर को नहीं देता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, ये कथन किसका है? तो ये माओ त्से तुंग का कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। मार्क्स की रचनाएं और विषय, तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट का विषय विसंबंधन या एलियनेशन है। दास कैपिटल का विषय अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, ये राज्य की अपेक्षिक स्वायत्तता। और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की बात इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? तो ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है और उत्पादन में जितने घंटे श्रम लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति स्वयं हड़प लेता है। अगला प्रश्न है, नव मार्क्सवाद विचारधारा से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं? तो एंटोनियो ग्राम्सी, हेबरमास, एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूजे, ये सभी विचारक नव मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता, ये विचार किसका है? तो ये ग्राम्सी का विचार है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, ये कथन किसका है? तो थियरी ऑफ हेजमनी या आधिपत्य का सिद्धांत ग्राम्सी द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं कौन सी हैं? तो याद रखिए, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं, ये सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज की संस्थाएं हैं। मार्क्स द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो देखिए, हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, होली फैमिली और दर्शन की दरिद्रता, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं।
अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सी और नव मार्क्सी सिद्धांत का मूल भाव और विचारक। देखिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समारंभ के साथ ये रोजा लग्जमबर्ग का विचार है। केंद्र परिधि सिद्धांत राउल प्रेब्रिश का है। अल्प विकास का सिद्धांत एजी फ्रैंक का, और नवग्रामसीवाद रॉबर्ट कॉक्स का जो है ये विचार संबंधित है। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक की लेखिका कौन है? तो रोजा लग्जमबर्ग ने द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन लेनिन का है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। अगला प्रश्न है, माओ के नेतृत्व में सबसे पहला जन आंदोलन कौन था? तो ये है सैकड़ों फूलों को खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। ये माओ के नेतृत्व में सबसे पहला जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिनवाद की खोज की गई किसके द्वारा? तो स्टालिन के द्वारा लेनिनवाद की खोज की गई। माओ के प्रसिद्ध कथन कौन से हैं? तो पहला कथन जो बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये है। और दूसरा महत्वपूर्ण कथन है, क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, यानी उसके लिए काफ़ी तैयारी और गहन विचार विमर्श मंथन की आवश्यकता होती है। तो माओ कहता है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यानी वो हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेता है, और क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, ये माओ का कथन है। प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच किसने अंतर किया है? तो माओ ने। और क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है, ये लेनिन का कथन है। अगला है, विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। तो ये लेनिन के अनुसार विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के विचार कारण है। और अगला प्रश्न और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों से संबंधित प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है कि आपसी सहयोग और पारस्परिकता के आधार पर एक सहकारी उद्यम के रूप में समाज के विचार को कौन नकारता है? तो ये है रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों, रॉबर्ट नोजिक ने आपसी सहयोग और पारस्परिकता के आधार पर एक सहकारी उद्यम के रूप में समाज के विचार को नकारने का कार्य किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। किसी प्रश्न पर या किसी विषय पर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अपने साथियों से और स्वयं अन्य स्रोतों से ये पता लगाएंगे कि कौन सा उत्तर उसमें सही है और आपको सटीक उत्तर बताया जाएगा। वैसे कोशिश ये किया जाता है कि अधिकतर सही प्रश्न ही बनाए जाएं या बताए जाएं, लेकिन कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको आप संज्ञान में लाइए। अपने खुद से, स्रोतों से और अन्य साथियों की मदद से हम आप तक सही उत्तर ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।